हेलो फ्रेंड्स, आज की फिजिक्स क्लास से हीट चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इससे संबंधित प्रैक्टिस भी करेंगे। देखते हैं ऊष्मा हीट की परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। तो हीट की परिभाषा है ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम किसी गर्माहट का एहसास करते हैं। किसकी एहसास करते हैं? गर्माहट या ठंडे का एहसास करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तु की गर्माहट का पता चलता है। यह वस्तु के पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। किसके कारण होती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी अथवा जूल है। मात्रक भी पूछा जाता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी होता है, जूल भी होता है। देखते हैं आगे कैलोरी। अब कैलोरी की परिभाषा देखते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कैलोरी कहलाती है। 1 ग्राम जल के ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसे कैलोरी कहते हैं। इसी से किलो कैलोरी इसी प्रकार है। यह ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम, उसमें क्या था 1 ग्राम, इसमें क्या है 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा किलो कैलोरी कहलाती है। अब 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मतलब बदलने से। यदि आ जाएगा 1 किलो कैलोरी दिया गया है, इसे जूल में बदल लो तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अगली परिभाषा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। शॉर्टकट में इसे कहते हैं BTHW। इसकी परिभाषा है 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 ब्रिटिश थर्मल कहलाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर आप लोग जानते ही हो 4.18। कहीं पर लिखा रहता है 4.2 जूल, तो कन्फ्यूज मत होना। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4186 जूल या 1000 कैलोरी। ये सभी पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू चेंज करने से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तीनों को याद कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है 1 कैलोरी बराबर 4.16, सॉरी 4.186, ये 4.2 जूल। अगली परिभाषा है ताप, टेम्परेचर। किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का ताप कहते हैं। जब दो वस्तुएं संपर्क में स्थित होती हैं तो ऊष्मा का प्रभाव सदैव ऊंची ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली में वस्तु जाता है। मान लो किसी के पास ऊष्मा ज़्यादा है तो वो कम ताप वाली को देगा। नीचे लिखा है ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तापमापी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताप मापने के लिए उपकरण, तो वो है तापमापी। ये एक फार्मूला लिखा है C/5 = F-32/9 = R/4 = K/5। तो इससे रिलेशन बनता है केवल इसका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो केवल इतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। C/5 बराबर F-32/9, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली परिभाषा है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर सूत्र होता है डेल लिखना और रख लीजिए ΔQ/m × ΔT, ये सूत्र होता है। देखो इससे परिभाषा बनाएंगे। ये द्रव्यमान को 1 कर लीजिए और ताप को भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कर दीजिए। तो क्या कहेंगे? एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती? विशिष्ट ऊष्मा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे प्रायः Q के द्वारा व्यक्त करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को यश से प्रदर्शित करते हैं, ना कि Q से। तो यश बराबर फार्मूला हो जाएगा ΔQ/m × ΔT। T ताप हो गया, m द्रव्यमान, Q ऊष्मा हो गया। बहुत सिंपल परिभाषा है,
सूत्र के माध्यम से याद कर लीजिए डायरेक्ट। एकांक को द्रव्यमान कर दिया गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ा दिया गया और जो ऊष्मा बचेगी वही इसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। इसका मात्रक भी पूछा जाता है विशिष्ट ऊष्मा का, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बना लीजिए। क्यू का मात्रक जूल हो जाएगा, बटे अगर चिन्ह लगा तो प्रति रख देंगे। एम द्रव्यमान है तो किलोग्राम हो जाएगा। ताप है तो केल्विन 4 लिख दो, 4 डिग्री सेल्सियस लिख दो, तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक हो जाएगा। अगली परिभाषा है परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। इसका सिद्धांत क्या है? अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती, अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती, किंतु किसी वस्तु का न्यूनतम ताप सबसे न्यूनतम -273.15 केवल 273 भी लिखा रहता है माइनस में से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। यदि कोई पूछ लिया जाए कि परम शून्य ताप क्या है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप है। आगे देखते हैं, केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन लिखा जाता है। केल्विन में दर्शाए गए डिग्री नहीं लिखा जाता, डिग्री नहीं लिखा जाता कि डिग्री सेल्सियस लिख दिया जाए, केल्विन में 0 केल्विन लिखा जाता है, ये याद रखना। ऊष्मा से संबंधित प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं लिखा है कि चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है। यदि वस्तु को गर्म किया गया तो उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। तो अभी पढ़े थे कि यदि वस्तु को गर्म किया जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, यदि ठंडा करेंगे तो उसकी चाल घट जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाल घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फारेनहाइट। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रमाण सबसे पहले दिया था रमफोर्ड ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का यासाई मात्रक वाट, एम्पियर, जूल, न्यूटन। पीछे कंसेप्ट इसका पढ़ ही चुके हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जूल। जूल इसका यासाई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। ये तो लीक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, ताप का यासाई मात्रक केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट। तो ताप का यासाई मात्रक है केल्विन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? 300 केल्विन के का मान दिया गया है तो सूत्र होता है हमारा C बराबर K-273। तो K के स्थान पर क्या रख देंगे? 300 केल्विन। तो 300 माइनस का 273, तो 300 में 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान का मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा बस्तीना तेज से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। यदि गर्मी में पंखा चलाएंगे तो हमें क्या महसूस होता है? आराम महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मस्तिष्क तेज से वाष्पीकृत करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये मत लगा देना कि पंखा ठंडी हवा देता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा मस्तिष्क तेज से वाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान होता है 600 केल्विन, 2000 केल्विन, 6000 केल्विन, 7000 केल्विन। जो सूर्य की सतह का तापमान होता है वो 6000 केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में हार्मोस्टेट नहीं होता, थर्मोस्टेट होता है। तो यहाँ लिख दीजिए सर थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो अभी पीछे पढ़ ही चुके हैं कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान तापमान को बनाए रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है समतापी परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं। समतापी में टी कांस्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप अपरिवर्तित रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि रुद्धोष्म में परिवर्तन में पूछ लिया जाए, रुद्धोष्म में क्यू कांस्टेंट होता है, तो रुद्धोष्म में के लिए ये हो जाएगा ऊष्मा परिवर्तित रहती है और समतापी के लिए ताप अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के नियम से मिलती है, किस नियम से मिलती है? शून्याङ्क नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना मिलती है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है उपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारका क्षमता होती है, भाप हल्की होती है, भाप से जलना अधिक कठिनदायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 336 कैलोरी प्रति ग्राम, 542 कैलोरी प्रति ग्राम, 340 कैलोरी प्रति ग्राम। जो वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा पूछ ली गई, 0.8 कैलोरी प्रति ग्राम, 8 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस पर, इनमें से कोई नहीं। यदि पहाड़ों पर जाओगे तो पानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। द्रव के क्वथनांक को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है यदि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, यदि दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। यदि बर्फ की स्केटिंग करना दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, उल्टा होता है, यदि दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का गलनांक घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि किसके कारण चिपकते हैं? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। यदि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाएंगे वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसके कारण तेज हवा में ओस नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक है सदैव 100 डिग्री सेल्सियस,
पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, उपेक्षाकृत आर्द्रता पर निर्भर करता है कि जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। तो जल का क्वथनांक होता है जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र के तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला पर, माउंट एवरेस्ट पर। यदि चावल को पकाएंगे तो कम समय लगने वाला जगह होगी समुद्र की गहराई पर। यदि कम समय लेगा तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि ताप अधिक होता है माउंट एवरेस्ट पर, तो चावल जल्दी से पक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें उल्टा पूछा गया कहाँ अधिक समय ज़्यादा लगेगा। ये पूछा माउंट एवरेस्ट पर कम समय लगेगा और समुद्र की गहराई पर अधिक समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहते हैं? बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, जो दोनों वस्तुएं संतुलन में रहती हैं उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, त्रिक बिंदु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिक बिंदु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा? यदि द्रव का वाष्पीकरण होने से तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 280 केल्विन, 290, 300 केल्विन, 310 केल्विन। तो केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन। यदि पूछ लिया जाए फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों मान घुमाकर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप लोगों को तीनों मान याद रखना है, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। अगला क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की अपेक्षा पूछ रहा है, तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा तो क्या हो जाएगी? कम होती है। किसकी ज़्यादा होती? चांदी की अधिक होती। यदि इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता? तांबे की ऊष्मीय चालकता चांदी की अपेक्षा, तो क्या हो जाता? अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपरोक्त में से कोई नहीं। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक खाना पकाने का बर्तन काला है क्योंकि काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करता है, काले पदार्थ अधिक गर्मी को दर्शाता है, काली सतहों को साफ करना आसान होता है, बर्तन की सामग्री क्षतिग्रस्त नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काले पदार्थ की अधिक गर्मी को अवशोषित करता है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्दियों में काले वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो इसका राइट आंसर ये ही होगा कि काले पदार्थ अधिक गर्मी को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा पूछी गई है, तो हमने बताया था विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, सूत्र बताया गया था डेल क्यू अपान एम इंटू डेल टी। डेल रखना और रख लीजिए। तो इसमें क्या परिभाषा बताई गई थी? एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा बचती है वही उसकी क्या कहलाती? विशिष्ट ऊष्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक पदार्थ के 1 ग्राम तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपका हीट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इससे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, और इससे क्वेश्चन और यदि मिलेंगे तो और कराए जाएंगे। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए गए हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।